हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका कक्षा 9वीं से ली गई है स्पर्श और उसका फर्स्ट अध्याय के बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी। और आज मैं उसी हिंदी की पुस्तिका स्पर्श का जो फर्स्ट अध्याय है, फर्स्ट गद्य भाग है, दुख का अधिकार, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया, आज मैं आपको उसके सलूशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के दो पंक्तियों में लिखिए। सबसे पहले हम आपको मौखिक जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे पोशाक का क्या मतलब है? पोशाक मतलब कपड़े, उसकी ड्रेस, उसकी यूनिफॉर्म। तो हमें किसी भी व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देखकर, उसकी पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। हमें पता चलता है कि उसको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था कि जो खरबूजे बेचने वाली अधेड़ उम्र की स्त्री थी वो मतलब मार्केट में जाती है खरबूजे बेचने के लिए, लेकिन उससे कोई भी खरबूजे खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीता बिना ही खरबूजे बेचने के लिए आ गई थी। सूतक वाले घर में खरबूजे खाने के लोगों को अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। मतलब जो वो स्त्री थी जो खरबूजे बेचने के लिए आई थी, उसके जवान बेटे की मौत हो गई थी और उनके बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और वो स्त्री बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई थी। इसलिए लोग समझते थे अगर हम इससे खरबूजे खरीदेंगे तो हमारा धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उनसे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? मतलब जब वो स्त्री वहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए आई थी, वो बैठकर वहाँ पे रो रही थी, ठीक है, और कोई भी उससे खरबूजे खरीद नहीं रहा था। तो लेखक को देखकर कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। मतलब उसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन जो लेखक है वो जानना चाहता था कि उसके दुख के पीछे का कारण क्या है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनके जो बेटा था उनकी वो सुबह सुबह खरबूजे लेने के लिए खेत में गया था और खेत में उसके बेटे के पैर के ऊपर मतलब जो सांप था उसने काट लिया था और जिसके जहर की वजह से उसका जो शरीर था वो नीला पड़ गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? सांप के द्वारा डस लिया जाना। वह मुंह अंधेरे खेत में खरबूजे तोड़ रहा था और उसी समय उसके पैर पर एक सांप पड़ गया था, मतलब पैर पर उसने काट लिया था, सांप ने उसको काट लिया था। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? मतलब जो बूढ़ी औरत थी उसको किसी ने भी पैसे उधार में क्यों नहीं दिए? क्या रीज़न था उसके पीछे? व्हाट वाज द रीज़न? तो क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि उसके जवान बेटे की मौत हो गई है, ज़्यादा दिन मौत को हुए नहीं है, फिर भी वो खरबूजे बेचने के लिए आई है। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी मजबूरी कुछ और थी जिसकी वजह से वो खरबूजे बेचने के लिए आई थी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। तो लोगों को क्या लगता था स्त्री का कमाऊ जो बेटा है वो मर चुका है। अंत पैसे वापस न मिलने की आशंका के कारण उसे कोई भी एक भी दुगनी उधार नहीं दे रहा था, मतलब एक भी पैसा कोई भी वापस नहीं दे रहा था, क्योंकि सब लोगों को लगता था कि उनके बेटे की तो मौत हो गई है, अगर कल ना हमें ये पैसे वापस नहीं देगी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए वो उन्हें एक भी पैसा उधार में नहीं दे रहा था। आइए मैं अब आपको पाठ के जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देना चाहती हूँ। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व होता है? हमारा जो मानव का जीवन होता है उसमें जो पोशाक है, हमारी यूनिफॉर्म है, उसका क्या महत्व होता है?
मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व होता है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। उसके द्वारा हमें पता चलता है कि मनुष्य का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, उसकी फाइनेंस कंडीशन कैसी है। पोशाक ही मनुष्य के एक दूसरे के मन में भेद करती है। अगर कोई अच्छी यूनिफॉर्म डालता है तो हम उसे एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन समझते हैं, और अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहनता है तो हम उसे एक भिखारी समझते हैं। तो जो पोशाक है उसके द्वारा मनुष्य का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसको जज किया जाता है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है तथा नीचे झुकने से रोकती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है, मतलब जो हमारी यूनिफॉर्म हमारे लिए वो कब एक टाइप का बंधन बन जाती है, कब एक टाइप की रुकावट पैदा करती है। जब हम अपने कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ में बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, पैंट कोट वगैरह कुछ पहनकर आप जा रहे हो, आप किसी गरीब को देखकर उसकी मदद करना चाहते हो और उस व्यक्ति ने बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो आप एक टाइम के लिए आप झिझकोगे उससे बात करने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को कुछ अलग मानते हो अच्छे कपड़े पहन के, और उस बंदे को हम बिल्कुल उससे बात करना हम तुच्छ समझेंगे, हमें अपने आप की इंसल्ट महसूस होगी ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी पोशाक है हमें उस टाइम पर बांध के रखती है, हमें वो अड़चन पैदा करती है। हम दूसरों को छोटा समझते हैं, सामने वाले को छोटा मानकर उनसे बातें करने में संकोच अनुभव करते हैं। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। जो लेखक था उसे क्यों नहीं पता चला कि वो स्त्री क्यों रो रही है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, पर उसकी अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण वो फुटपाथ पर नहीं बैठ सका। उसे लगा कि मैं अगर यहाँ पे बैठकर उनसे बातें करूँगा तो मेरा खुद का अपमान होगा, लोग मेरे बारे में गलत समझेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एक उच्च दर्जे का समझता था। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं यहाँ पे बैठकर इनसे कैसे बात करूँ, लेकिन वो जानना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पोशाक की वजह से उनका जो दुख तकलीफ थी वो नहीं जान पाया। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह है वो कैसे करता था। जब यहाँ पे उनके बेटे के बारे में बताई गई, जो उनका जो बेटा था उस अधेड़ उम्र की स्त्री का, उसका जो बेटा अपने घर का परिवार का निर्वाह कैसे करता था। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर हरी तरकारियाँ और खरबूजे उगाया करता था, मतलब वो एक फार्मिंग का काम करता था, और वह रोज़ उन्हें सब्जी मंडी और फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। तो फार्मिंग में वो अपनी वहाँ पे वेजिटेबल भी उगाता था और फ्रूट्स भी उगाता था, ठीक है, और फुटपाथ पर आकर वहाँ पर उनकी सेलिंग करता था, उनको बेचता था। इस प्रकार वह कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। एक छोटी सी मतलब मार्केट टाइप में वो बैठता था और वहाँ पर उनकी वो सेलिंग करता था, और अपने जो उनसे जो भी उसको पैसे मिलते थे वो अपने परिवार का निर्वाह करता था, ठीक है। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए क्यों चल पड़ी। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही मतलब जो बूढ़ी औरत थी वो खरबूजे बेचने के लिए इसलिए चल पड़ी थी क्योंकि सांप की वजह से, डसने की वजह से जो लड़का था मतलब पहले उन्होंने क्या किया था, झाड़ फूँक करवाया था ताकि कि जो सांप का जहर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उस चीज़ के लिए उन्होंने जो घर में जो भी पैसे थे वो सब उसके ऊपर लगा दिए थे कि शायद उनका बेटा है वो बच जाए। अब इतना उनकी हैसियत नहीं थी कि वो काफ़ी सारे उनके पास में पैसे हों, वो अपने घर को चला सके। और उनके बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन अब घर को तो चलाना था, घर का जो राशन पानी, और जो उनकी बहू थी वो बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उनको बचाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन जो बूढ़ी अम्मा थी वो वहाँ पर अगले दिन ही जाकर मार्केट में खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ती है क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। ऐसा क्यों हुआ कि लेखक ने जब उस बुढ़िया को देखा, उसके दुख को देखा, तो उनके जो पड़ोस में जो लेडीज थी उसकी याद उनको क्यों आई। लेखक ने बुढ़िया के पुत्र का शोक को देखा। लेखक को जब पता चला उनके पुत्र का दुख था, उनके अनुभव हुआ कि इसी बेचारी के पास रोने धोने का समय और अधिकार नहीं है। उन्हें पता चला कि वो इतनी गरीब है कि उनके पास में इतना अधिकार भी नहीं है कि वो अपने दुख को किसी के सामने प्रकट कर सकें। तभी उनकी तुलना उसने अपने जो पड़ोस में एक संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। एक वो महिला थी जो अपने पुत्र के वियोग की वजह से 2.5 महीने तक अपने खाट के ऊपर, बिस्तर के ऊपर पड़ी रहती है। और एक जो ये महिला थी जो अगले दिन ही जाकर खरबूजे बेचने के लिए आती है। तो लेखक को जब उसने बुढ़िया को देखा तो उसे उनकी याद आ गई।
नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमें जो वर्ड्स हैं उनकी क्वांटिटी को देखकर हमें जो आंसर है उसको लेंथी बनाना है। अगर आपसे कोई एक या दो मार्क्स के क्वेश्चंस पूछता है तो आपको सिर्फ एक या दो सेंटेंस में ही उत्तर देना है। अगर आपको उनसे ज़्यादा जैसे 25 से 30 शब्दों में आंसर पूछा जाता है तो मिनिमम आपको 2 या 3 सेंटेंस में आंसर देना होता है। और अगर आपसे कोई 50 से 60 शब्दों में तो कम से कम आपको 4 या 5 सेंटेंस में ब्रीफली उसका जवाब है वो देना होता है। ठीक है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में बताइए। यहाँ पर आप आपको जो भी कहानी से आपको नॉलेज मिली है, जानकारी मिली है, उसके बेस पर आप जवाब दे सकते हैं कि जब बाजार में वो खरबूजे बेचने के लिए जाती है, लोग उसके बारे में क्या क्या किस प्रकार की बातें करते हैं। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें करते हुए ताने दे रहे थे और धिक्कार रहे थे कि इनसे रहा नहीं गया कि ये बुढ़िया कितनी बेहया होती, मतलब बेशरम जो होता है उसको बोलते हैं, कि उनके बेटे को मरे हुए सिर्फ 1 दिन हुआ था और वो खरबूजे बेचने के लिए आ गई। तो दूसरे सज्जन ने क्या कहा, जैसी नीयत होती है अल्लाह उन्हें वैसे ही बरकत देता है। सामने फुटपाथ पर दिया स्लाइड में कान खुजाते हुए एक आदमी ने कहा, अरे इन लोगों का क्या, इन लोगों को तो सिर्फ अपने कमीने लोगों को रोटी पर ही जान देते हैं, मतलब सिर्फ खाने की पड़ी होती है, किसी की परवाह नहीं होती। ये लोग तो सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं। उनके बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान रोटी का टुकड़ा है, मतलब उनके लिए बेटा वाइफ कुछ भी नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन सिर्फ उन लोगों को अपने खाने की पड़ी होती है। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार के विचार थे लोगों ने जो बूढ़ी औरत है उसके बारे में प्रस्तुत किए। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला, जब लेखक ने पास पड़ोस में पूछा उस बुढ़िया के बारे में तो उन्हें क्या पता चला था। पास पड़ोस में दुकानों से पूछने से पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था जिसका नाम था भगवाना। वह 13 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था और उसके पैर पर एक सांप ने काट लिया था और सांप की वजह से, जहर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। उनके मरने के बाद उनका घर में कोई भी नहीं था जो उनका घर का खर्च उठा सके और इसलिए मजबूरी में उन्हें अगले दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। तो जब लेखक ने ये सब मतलब बुढ़िया के बारे में पूछा कि ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो खरबूजे बेचने के लिए मार्केट में आई है, लोग उसके लिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तब लेखक को उसके बारे में पता चला। ठीक है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए, मतलब उस लड़के को बचाने के लिए जो उसकी माँ थी उसने क्या क्या उपाय होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को अलग अलग प्रकार की तरकीबें हम अपनाते हैं ना, तो उसी प्रकार के जो उनकी माँ थी उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने लेसन में भी आपको बताया था कि वो झाड़ पोछा जो होते हैं, मतलब ओझा वाले जो तंत्र मंत्र लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे इससे जो पॉइजन है वो ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने उपाय किया, लेकिन वो उसमें समर्थ में थे, मतलब वो उसमें सक्सेस तो नहीं हुई, उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि सांप का विष था उतारने के लिए झाड़ फेंक करने वाले ओझा को बुलाया और ओझा ने झाड़ फेंक की। नाग देवता की भी पूजा की गई थी और घर का आटा और अनाज दान दक्षिणा के रूप में दे दिया। जितना भी उनके घर में अनाज था, आटा था, उन्होंने वो एक पुण्य, वो बोलते ना दान दक्षिणा देना, उस प्रकार उन्होंने उनको दे दिया। उनके अपने बेटे के पैर पकड़कर विलाप किया, खुद के बेटे के पैर पकड़े और उनको बचाने के लिए विलाप किया। विष के प्रभाव से शरीर था उनका पूरा काला पड़ चुका था और जिसकी वजह से उनकी जो मृत्यु थी वो हो चुकी थी। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया, लेखक को कैसे पता चला कि ये जो बुढ़िया है बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका आइडिया उन्हें अनुमान कैसे लगा। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला को याद किया। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष ही चल बसा था और वह महिला 2.5 माह तक पलंग पर पड़ी रही थी और पुत्र की याद में मूर्छा होता मतलब बेहोश हो जाना, तो वो बेहोश हो जाती थी, हर 15-15 मिनट में मूर्छित हो जाती थी और 2-2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने पर खड़ा रहते थे उसको देखभाल करने के लिए। उनके माथे पर हमेशा बर्फ की पट्टियां रखी जाती थी। पुत्र शोक मनाने के लिए सिवाय उसके कोई होश हवास नहीं था, ना कोई जिम्मेदारी। मतलब वो जो औरत थी वो हमेशा अपने पुत्र के वियोग में, मतलब उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहती थी और वो एक शोक में डूबी हुई थी और उसके अलावा उसको ना कोई जिम्मेदारी थी ना कोई काम था। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए अंदाजा हुआ कि यह कितनी गरीब है और उसने गरीब को मतलब किस प्रकार से वो दुखी है, उनके दुख का बारे में उनको, जो उनके बुढ़िया को देखकर उनकी जो कंडीशन थी, उनकी स्थिति के बारे में उनको एहसास हुआ। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए।
दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों को दुख ज़्यादा भारी होता है, उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। संभ्रांत होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं ना, यहाँ पे उनकी तरफ इशारा किया गया है कि उन लोगों को ही ज़्यादा अधिकार होता है अपने दुख को किसी के सामने प्रकट करने का। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें शायद कोई भी अधिकार नहीं होता। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग दुखी होते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके दुख को देखकर आसपास के लोग ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दर्शाता। ठीक उसी प्रकार जब कोई गरीब दुखी होता है तो उसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उनसे घृणा प्रकट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं और तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बुरे बुरे शब्द बोलते हैं, मानो गरीब को दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इस दुख के आसपास घूमती है और अंत इसका शीर्षक पूर्णता सार्थक है। और ये सही भी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गरीब के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, और हम भी अगर अपने आप को उस जगह पर रखते हैं तो हम भी शायद ऐसे ही करते हैं कि हम भी गरीब लोगों से बातें करने में हमें भी संकोच होता है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ से एक यही चीज़ की शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए और हर किसी व्यक्ति की जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी हमें आपसी मतलब भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सबको हमें एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कृपया करके मुझे कमेंट एरिया में करके बताइए। मैं आपको जितना हो सकेगा उनका जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगले ही जल्द ही मैं अपना जो पार्ट 2 है, जो मैंने आपको उसका लिंक भी दिया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं उसके भी आपको क्वेश्चन आंसर हैं वो उनकी एक वीडियो बना के डालूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।